हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एटॉम चैप्टर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो बोर मॉडल ऑफ एटॉम में हम लोगों ने क्या देखा था? देखिए, एक तो बोर मॉडल ऑफ एटॉम हाइड्रोजन एटॉम का बनाया गया है, सबसे सिंपल, जिसमें एक तो प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस पर और एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है आर डिस्टेंस पर। मान लीजिए वो गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसीलिए हम लोग सिंपलिसिटी के लिए हाइड्रोजन एटॉम ही लिए हैं। दूसरा भी ले सकते हैं, उस समय आपको उसका एटॉमिक नंबर भी मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा चार्ज में। अच्छा, देखिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में। कहने का मतलब घूमने के लिए तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि सर्कुलर मोशन कब होगा, जब उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स कोई होगा, यानी सेंटर की ओर खींचने वाला एक फोर्स चाहिए। तो एटॉम में कहाँ से वो फोर्स आता है? तो कूलम्ब फोर्स ही काम करता है सेंट्रीपेटल फोर्स का। जैसे देखिए कि यहाँ एक ठो प्रोटॉन हाइड्रोजन एटॉम में पॉजिटिवली चार्ज E+ लिखे हैं और आर डिस्टेंस पर आपको एक इलेक्ट्रॉन है E- चार्ज वाला। दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, वही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। वो कौन फोर्स है? वो तो कूलम्ब फोर्स है और वही सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, नहीं तो वो नहीं घूमे। अगर उसको खींचने वाला सेंटर की ओर फोर्स नहीं होगा तो वो नहीं घूमेगा, वो चला जाएगा जहाँ जाना है। तो कहने का मतलब हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कूलम्ब फोर्स। तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं हम FC माने सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू FE माने इलेक्ट्रिकल फोर्स, यानी कूलम्ब फोर्स। यहाँ तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला तो हम जानते हैं mv²/r। भी जहाँ है, जो चीज़ घूमता है उसका स्पीड, लीनियर स्पीड, आर जो रेडियस में घूमता है, m मास, उस चीज़ का मास जो घूमता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का मास m हमने दिया है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो mv²/r होता है और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्ब फोर्स तो हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो E और E ही है, तो इसीलिए E × E² दिया। इससे आप रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो यहाँ निकाल के दिया हुआ है R = E²/4πε0 mv²। और भी इससे या इससे निकाल सकते हैं V = E/√4πε0 mr। मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अच्छा, अब हम उसका एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी में कौन कौन एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²। v का वैल्यू दिया हुआ ही है, यहाँ निकला हुआ है, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आ जाएगा इतना E² / 4πε0r। तो
के माने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, तो किसी पॉइंट पर पढ़े हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उस पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू एक चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज जो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाया गया है, उसी का मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा, नहीं तो आप देख लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वह निकलेगा उस पॉइंट पर पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर, इसके कारण। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R, Q यहाँ होगा E, तो E/R इनटू, देखिए इलेक्ट्रॉन तो माइनस साइन लिए हुए रहता है, माइनस चार्ज है, इसीलिए माइनस Q यानी माइनस E लेना पड़ेगा हमको। तो वो माइनस E लीजिएगा तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी E²/4πε0R। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी इतना, देखिए इसका आधा है ही काइनेटिक एनर्जी, वहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये आधा है। ये बात तो समझ गए होंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके कारण इलेक्ट्रॉन की जगह पर पोटेंशियल यानी 1/4πε0 E/R इनटू चार्ज यानी माइनस ई, इसीलिए निकला -E²/4πε0R। अब दोनों को टोटल कर दीजिए, टोटल एनर्जी E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को लिख के सॉल्व कर दीजिए, माइनस में आया। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। माइनस में टोटल एनर्जी नहीं आने से इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं रहेगा न्यूक्लियस का, वो चला जाएगा न्यूक्लियस को छोड़ के। ये माइनस साइन ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, सो याद रखिए। अच्छा, तो ये आपका हम ये ऑर्बिट के बारे में, रेडियस, वेलोसिटी वगैरह सब निकालने का, एनर्जी निकालने का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सब निकल गया, टोटल एनर्जी। वो इक्वेशन नंबर 2 रखिए। अच्छा, अब है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रम निकलता है तो कैसे निकलता है, तो इसको ऐसे समझिए कि कोई गैस या वेपर जो लो प्रेशर पर हो, उस होके अगर आप करंट फ्लो कराइएगा तो स्क्रीन पर आपको आएगा, आगे स्क्रीन रखिएगा तो उस पर स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा। और वो कैसा स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा, तो वाइट कलर का और ब्लैक बैकग्राउंड पर, तो उसको कहते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम। When an atomic gas or vapor is excited at low pressure by passing an electric current through it, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelengths। उस स्पेक्ट्रम में कुछ वेवलेंथ्स होंगे, माने वो लाइन का वेवलेंथ होगा। सच स्पेक्ट्रम कॉल्ड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, इसलिए मैं इसको एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम को अंडरलाइन कर दिया। कंसिस्ट्स ऑफ ब्राइट लाइंस, माने उस पर लाइंस ब्राइट रहता है ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। अच्छा, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन को देखने के बाद अगर उसको स्टडी करिएगा तो एक्चुअली वो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट गैस की।
इस गैस का इस तरह ही मतलब स्पेक्ट्रल लाइन आएगा। अगर आया वैसा तो आप समझ जाइए कौन गैस है, अगर नाम भी आप नहीं जानते हैं तो। अच्छा, इसीलिए लिखता है स्टडी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम सर्व्स एज फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी गैस। जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट देते हैं तो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो इसी आदमी का है, उसी तरह उस तरह का अगर स्पेक्ट्रल लाइन्स निकला, एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन वाला, तो वो आप उसी टाइप का होना चाहिए, तो आप समझिए कि ये पर्टिकुलर ये गैस है। अच्छा, आगे ये भी कहा गया कि मान लीजिए वाइट लाइट अगर आप पास करते हैं कोई गैस हो करके, तो उस समय जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा एमिटेड लाइट का, ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन वो स्पेक्ट्रम जो होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी ये आपको ब्लैक लाइन्स रहेगा कलर में ऑन वाइट या ब्राइट बैकग्राउंड पर। तो ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उससे भी आपको पता चलेगा कौन ये मटेरियल का ये गैस है। ऐसा ही एमिशन स्पेक्ट्रम एक बामर नाम के जो साइंटिस्ट थे उनको मिला इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन गैस से एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको एक विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में का वेवलेंथ कितना होता है 400 to 700 नैनोमीटर, मोटा मोटी नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। वो विजिबल रीजन माने उस रीजन में ही हम लोग देख पाते हैं, वो विजिबल रीजन हुआ। तो बामर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उनको हाइड्रोजन एटम पर, तो उनको ऐसा मिला ये स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, और अदर स्पेक्ट्रल सीरीज वेर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड बाय पर्सन्स एज गिवन बिलो। उसके बाद जब वो बामर ने वो विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम देखा, तो उसके बाद और सब साइंटिस्ट लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट कर करके डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा, लेकिन सब में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है सो देखिए। जैसे सबसे पहला लिए हैं लाइमन सीरीज, तो इसमें लैम्डा माने वेवलेंथ, यहाँ लिखा हुआ है लैम्डा होता है वेवलेंथ, एन जो दिए हैं वो होता है क्वांटम नंबर, एंड आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। अच्छा, तो वही सब चीज़ इसमें है। तो लाइमन सीरीज में 1/λ = r ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/n²। यहाँ n का वैल्यू जस्ट इसके बाद से 1 के बाद से शुरू करिएगा, तो n = 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये किस रीजन में होता है स्पेक्ट्रम का? तो अल्ट्रा वायलेट रीजन। हम लोग तो आँख से अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं देख सकते हैं, लेकिन विशेष व्यवस्था करने से वो दिखाई पड़ता है कि वो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये। तो अल्ट्रा यूवी रीजन में दिखाई देगा। और दूसरा है बामर, जिसका ऊपर में चर्चा किए हैं। इसका जो है स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ का फार्मूला वही टाइप का है, जस्ट देखिए न कितना सिमिलैरिटी है। 1/λ = r 1/2²। यहाँ दिए थे 1², तो यहाँ 2², और 1/n², और इस बार n होगा इस 2 से ज़्यादा, यानी n = 3, 4, 5 सो ऑन। हाँ, ये विजिबल रीजन में है, यानी बताए थे, यानी हम लोगों का आँख पकड़ता है इस स्पेक्ट्रम को, यानी देख सकता है, तो वो विजिबल रीजन हुआ। उसी तरह से पाश्चन सीरीज
1/λ r 1/1 बढ़ा दीजिए 3² - 1/² और इस बार n²। इस बार n जो होगा ये 3 से एक ज़्यादा करके बढ़ाइए 4 5 6। ये होगा इंफ्रारेड रीजन में। ये भी तो हम लोगों को आँख से नहीं पता चलता है, हम लोगों को तो सिर्फ विजिबल ही पता चलता है जो बामर वाला है, बकिया कोई नहीं पता चलता है। लेकिन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ ये है। तो ये इंफ्रारेड रीजन में। उसी तरह ब्रैकेट का सीरीज है 1/λ/r 1/4²। देखिए इस साइड बढ़ते जा रहा है स्क्वायर एक एक करके -1/n² और n का वैल्यू जिसका भी लिखिएगा एक ज़्यादा करके n बराबर 5 6 7 क्योंकि यहाँ 4 है। ये भी रहेगा इंफ्रारेड रीजन में। उसके बाद फंड सीरीज E 1/λ = r 1/5² - 1/n²। n वहाँ जो होगा 6 से शुरू होगा क्योंकि यहाँ 5 है 6 7 8 और ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो कहने का मतलब कि स्पेक्ट्रम रिलीज होता है। ये बात स्पेक्ट्रल लाइन से स्पेक्ट्रम देखने के बाद पता चला इन डिफरेंट साइंटिस्ट को और उन्होंने अपना अपना सब फार्मूला दिया। आप देखिएगा बाद में हम लोग ये फार्मूला प्रूफ भी करेंगे कि बामर ने जो बिगिनिंग में फार्मूला दिया था वो बिल्कुल एकदम सही फार्मूला दिया था। इसको हम लोग बाद में प्रूफ भी करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर लीजिएगा। जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो जाता रहे। और दूसरे को शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से आप शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।